नमस्कार। काश इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संघर्ष और धैर्य की एक सीमा होती है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस कहानी में संघर्ष और धैर्य की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के एक एएस वॉरियर विजय भौमिक की। विजय भौमिक से को आप लोगों के सामने लाने से पहले मैं एक बार उनके बारे में संक्षेप में बता दूं कि हमारे जो ये एस वॉरियर हैं, वो पिछले 10 सालों से बेड रिडन है, यानी मूवमेंट में नहीं। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इतने समय से बेड रिडन होने के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़े होने की जो उनका संघर्ष है, वो लगातार जारी है। उन्हें एक उम्मीद है कि वो एक दिन अपने पैरों पे जरूर खड़े होंगे और जो कुछ भी एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, वो कर पाए। तो कार्यक्रम में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के एस वॉरियर विजय भौमिक। विजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अंकुर जी कि आपने मुझे कैफ इंडिया यूट्यूब चैनल में मुझे परिचय कराया। मैं विजय भौमिक बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 36 साल है और मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से। मेरे घर में पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई, मैं हूँ और मैं पिछले 10 साल से बेड-रिडन हूँ एड्स की वजह से। तो विजय जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब ये शुरुआत कैसे हुई? ये जो समस्या आपके साथ आई, इसकी शुरुआत कब हुई? मतलब किस साल में हुई? आप कितने वर्ष के थे उस समय? ये साल 1999 था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था। जी। तब मैं 15 साल की था। तो तब मुझे लोअर बैक पेन से स्टार्ट हुआ था और मेरा दोनों घुटना बहुत सूजा हुआ था। जी, यानी 2009 में ही आपको एक तरीके से इस बीमारी की शुरुआत हो चुकी थी और आप जैसा कि आपने बताया कि घुटना में सूजन था, तो ये एक उसके संकेत थे जो पहचान लेने चाहिए थे। तो विजय जी, 2009 में 9 ही आपने बताया ना? 2009? 1999। ओके, 1999। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 1999 में इसकी शुरुआत हुई। माफ कीजिएगा दर्शकों, 1999 में विजय के अंदर जो है समस्याएं शुरू हो गई। जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो पहली दस्तक थी, वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। विजय जी, ये बताइए कि ये जो 1999 में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद कितने वर्षों के बाद जाके इसकी डायग्नोसिस हो पाई? यानी आपको पूरी तरीके से पक्का पता चल गया कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और ये जो पूरी जो आपकी यात्रा रही है, समस्या शुरू होने से लेकर और डायग्नोसिस तक, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। जरूर जरूर। मुझे पहला तो सिम्टम्स शुरू हुआ 1999 से, लेकिन मैं बंगाल में, कोलकाता में बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, किसी ने भी मुझे डायग्नोसिस नहीं कर पाया। लेकिन 2007 में एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, डॉक्टर कल्याण मुखर्जी। उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि आप ये टेस्ट करवा के आओ। तो टेस्ट के बाद पता चला कि HLA-B27 पॉजिटिव हो और मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है। जी। लगभग 7-8 साल। यानी 8 साल लग गए आपको इसकी डायग्नोसिस होने में। हाँ हाँ। तो ये 1999 से 2008 के बीच में आपने क्या क्या किया? जब आपको समस्याएं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है, जब प्रॉब्लम होगी तो इंसान उसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो आपने इन इन वर्षों में क्या किया, इसके बीच में? इस वर्षों के बीच पे मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट में दिखाया,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2003 में मुझे कहा कि एक फीमेल डॉक्टर ने मुझे कहा मैं साइको पेशेंट हूँ। ओहो। मेरा पेन की वजह से मैं सारा दिन वही सोचता रहता हूँ कि इसीलिए मैं साइको पेशेंट हूँ, तुम्हें साइकोलॉजी के डॉक्टर दिखाना चाहिए। जी। तो मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फीमेल डॉक्टर ने मुझे साइकोलॉजी डॉक्टर के पास रेफर कर दिया था, लेकिन मैंने साइकोलॉजी डॉक्टर नहीं दिखाया। फिर से वापस बाहर प्राइवेट में देखा, लेकिन कोई भी किसी ने कहा कि आपका लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो ग्रो कर रहा था मेरे शरीर में और छा रहा था, लेकिन ये किसी ने पकड़ भी नहीं पाया 2007 के पहले। जी, मतलब डायग्नोसिस होने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे थे आपको, इवन की दिमागी समस्या भी बता दी डॉक्टरों ने। तो ये बड़ा हैरान कर देने हाँ। वाली मतलब हैरान कर देने वाली ये चीज है कि खैर। अच्छा विजय जी, ये बताइए, जैसा कि कहा जाता है कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से मेडिकली इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर अभी आशंकाओं का बाजार गर्म है, इस पे चर्चाएं चल रही हैं, इस पे अध्ययन भी किए जा रहे हैं। तो आपके परिवार में क्या ये बीमारी किसी और को भी है या सिर्फ आपको ही है? बहुत दुख की खबर है, क्योंकि मेरे भाई जो उसका 31 या 31 प्लस उम्र है उसका, उसको भी एस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है। मेरे पिताजी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है बहुत बुरी तरह। जो गठिया जो फिंगर में सारा फिंगर थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। जी। हाँ, मेरे मम्मी को थोड़ा फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। ओके, यानी परिवार में जो अन्य 2 लोग हैं वो तो इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, जैसा मतलब आप एंकाइलोजिंग से पीड़ित हैं, तो आपके भाई भी हैं और फादर रूमेटॉइड हाँ। आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और मदर जो है वो फैटी लिवर। यानी कि परिवार के सारे सदस्य जो है किसी न किसी परेशानी में हैं। तो हाँ। विजय जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके परिवार, हालांकि ये चीज बहुत निजी होता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार की जो मासिक आय है वो कितनी है सभी सदस्यों को मिला के? सभी सदस्यों में तो मेरे पिताजी और मैं, मेरा भाई तो काम करता है। मेरे मम्मी प्योर वो हाउसवाइफ है, वो मेरे पीछे 24 घंटे रहते हैं। जी। मेरे पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो 6,000 रुपये उसका महीना का जो सैलरी होता है। और मेरे भाई जो एक रास्ते के पास जो दुकान है ना, तो कपड़ों की शॉप, उसी शॉप पे काम करता है सेल्स बॉय के हिसाब से। उसमें 6,500 मिलता है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मेरे पिताजी का काम नहीं है और मेरी भाई का अभी थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है। जी। हाँ, बिगडॉल में पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। उसमें पार्शियल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम चालू हुआ है, लेकिन मालिक उसको 50% सैलरी दे रहा है। ओके, यानी देखा जाए तो जो आपके परिवार की आय है प्रतिमाह वो केवल 12,500 रुपए है और हाँ, चुनौतियां बहुत बड़ी है। तो ये बहुत ही 12,500 वो भी लॉकडाउन से पहले। जी 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 जी। तो मतलब लॉकडाउन में और भी जो आय का स्रोत है, आने के बाद वो 25% हो गई। हाँ, यानी कम ही हो गया लॉकडाउन आने की वजह से। ठीक है विजय जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप इतने लंबे समय से बेड रिडन हैं, तो मतलब आपके मन में किस तरह की हाँ। जो है चीजें चलती है, आप क्या सोचते हैं, थोड़ा ये मैं जानना चाहूंगा। किस तरह के विचार आते हैं, अकेलापन फील होता है, मतलब कैसे समय आपका गुजरता है, थोड़ा सा आप बताइए। चूंकि जो सबसे पहले तो ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है कि एक व्यक्ति 10 साल से बेड रिडन है और फिर भी उम्मीद जो है वो कायम है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कैसे मैनेज करते हैं पूरा समय?
हाँ 10 साल से हूँ। इस बीच मुझे एंजाइटी का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अभी डॉक्टर दिखाने के बाद काफी कम हो गया है। जी लेकिन मैं एक ही बात को मान के चलता हूँ, जैसे हर दिन सूरज जैसे उगता है ना, जी 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 हर हर सुबह जैसे सूरज उगता है, मुझे भी लगता है उस सूरज से जब हर दिन सूरज उग सकता है तो मेरा होप तो उग भी सकता है, जाग भी सकता है। जी 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 इसलिए मैं उसी आशा में रहता हूँ कि शायद कल कुछ हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, कुछ कोई ऑपरेशन होके मैं खड़ा हो सकूं, उसी उम्मीद से। और मैं घर वालों को, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी मेरे पीछे, मैं बेड रिडन हूँ लेकिन मेरा सारा काम तो वो लोग ही करते हैं ना। जी। उसी उसी उम्मीद से मैं अभी तक जिया। बहुत बड़ी बात ये आपने कही कि मतलब आपने जो उदाहरण दिया है वो भी अपने आप में बहुत ही मतलब दिलचस्प उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अ, आज से कुछ सालों पहले मुझे कोलकाता जाने का मौका मिला था। तो उस वक़्त विजय अपनी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इनकी हो चुकी थी और उसके बाद कुछ समस्याओं की वजह से इनको दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। तो मैं इनसे मिलने गया था और वहाँ इनसे जाके मुलाकात की, इनका हाल जाना था। तो एक लंबा समय बीत गया और आज उसके बाद हम इनको आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं ज़रा इनके जीवन के पिछले हिस्सों को भी थोड़ा टटोलना चाहूँगा। तो विजय जी ये बताइए, जब आप ठीक थे, जब हाँ आपने पढ़ाई स्कूल की पूरी की, कॉलेज की पूरी की, आपने कहा कि आपने बीकॉम किया हुआ है, तो जॉब हाँ के लिए आपने प्रयास किया होगा। आप जॉब में थे, कब तक जॉब की? मतलब क्या कुछ रहा इस दिशा में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, मैं 2006 में बीकॉम कंप्लीट किया। हुँ, 2006 में मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। उसके तुरंत बाद ही मैं एक अकाउंट्स के कंप्यूटर कोर्स में भर्ती हो गया था, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, इसलिए मैं कॉमर्स में नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैं टैक्स टैक्स अकाउंटेंसी इसी के लाइन पे कुछ कंप्यूटर कोर्स में भर्ती हो गया था। मेरा कंप्यूटर कोर्स खत्म हो चुका था, तो मैंने मेरे यहाँ बारासात में मैंने एक टैक्स को नाम करके एक टैक्स फार्म है, उसी में मैंने ज्वाइन किया था। जी, ज्वाइन करने के लगभग 20 22 या 24 दिन मैंने काम किया। हाँ। उसके बाद मैं फिर से बीमार हो गया, फिर से बेड रिडन हो गया। यानी कि महज़ 22 से 24 दिनों की आपकी जॉब रही, उसके बाद आप हाँ बेड रिडन हो गए। तो मतलब जैसा कि मुझे मालूम है आपके बारे में कि 2011 जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हाँ तो उस दिन जो आप बेड रिडन हुए उसके बाद तब से आप अभी तक बेड रिडन ही हैं, कि क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जी, मैं बिस्तर में सो कर ही इंडिया का मैच देखा। मैं जी, थोड़ा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, जी, लेकिन कोरोना 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 सॉरी कोरोना के नहीं, ये एड्स की वजह से पूरा बेड रिडन हो गया। मुझे एड्स सॉरी स्पोर्ट्स बहुत बहुत दिलचस्प है, जी, वो जी, जी। फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। बहुत मतलब आप फुटबॉल भी खेलते थे, जिस समय आप हाँ, स्वस्थ थे? फुटबॉल भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता था, वो जी, बैडमिंटन भी खेलता था। तो मतलब पूरी तरीके से आप सक्रिय थे, लाइफ़ को अच्छा एन्जॉय कर रहे थे, तभी हाँ ये इस तरह की चीज़ें सामने आ गई। ठीक है। हाँ। अब आप ये बताइए कि मतलब ये सर्जरी की जो प्रोसीजर है वो कब से शुरू हुई, कैसे हुई? इस मामले में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर्जरी होने के बाद भी क्या हुआ कि आप इस तरीके से बेड रिडन ही रह गए? सर्जरी की पहले मैं मेरा रिमोटोलॉजी में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो रिमोटोलॉजी में ट्रीटमेंट खत्म हुआ 2016 को जी। जून महीने में। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्थोपेडिक में ट्रांसफर कर दिया जुलाई में। तो जुलाई में मैंने पहली बार ऑर्थोपेडिक को दिखाया। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि आपका दोनों हिप और दोनों घुटना खराब हो चुके हैं,
उसको बदलना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्या, अगर सर क्या आपका क्या प्लानिंग है? तो उन्होंने बोला कि सर हम आपको इम्प्लांट डाल देंगे, आप चल फिर सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर, आप मैं चल फिर सकता हूँ ना? मैंने 2-3 बार पूछा, मैंने बोला है हाँ चल फिर सकते हो। दोनों ही पर दोनों नी बदलने के बाद भी आदमी चल फिर सकता है लोग। तो इस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो सबसे एक नंबर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एसएसकेएम हॉस्पिटल में बेड के चक्कर में जुलाई से दिसंबर तक हो गया। दिसंबर के 2016 के सेकेंड वीक में मुझे बेड मिला और सर्जरी हुआ फर्स्ट 9th ऑफ फरवरी 2017। जी। मेरा पैरा राइट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ। तो उसके बाद क्या आखिर ऐसा हुआ कि फिर से समस्या वहीं की वहीं रह गई? क्या ऐसा ऐसी समस्या क्या आ गई? उसके बाद मुझे डॉक्टर ने, मैं तो पिछले बहुत साल से नहीं बैठा था, तो डॉक्टर ने मुझे बैठा दिया था बेड पे। जी, जी। तो उसकी वजह से मेरा घुटना मुड़ गया था, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे लेटा दिया। तो उसके बाद उन्होंने समझा कि घुटनों में पहले बात तो उसके बाद घुटने में बहुत सूजन हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो घुटनों में पानी हो गया, तो एक्सरे करवा के देखो। एक्सरे करवाया, कुछ नहीं आया। उसके अच्छा। बाद उन्हें बहुत हाई पावर पेन किलर दिया और साथ में आइस पैक दिया। एक तो आइस पैक लगाने के बाद एक दिन सुबह में जब नींद से जागा, तो मेरे भाई ने हॉस्पिटल में, मेरा भाई मेरे साथ रहता था, हॉस्पिटल में देखा मेरा घुटनों में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन टाइप कुछ हो गया, लाल लाल। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, तो उन्होंने स्किन डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। तो स्किन डिपार्टमेंट में आया, तो लगभग 10 या 15 दिन मुझे ट्रीटमेंट किया, कुछ भी नहीं आया, रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं आया। जी, जी। उसके बाद उन्होंने मुझे बायोप्सी के लिए ले गया। ओके। बायोप्सी आया 1 महीने बाद, सरकारी हॉस्पिटल 1 महीने बाद आता है। 1 या 1.5 महीने के बाद जब मुझे बायोप्सी का रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि मुझे पास्चुलर सोराइसिस है। अच्छा। पास्चुलर सोराइसिस है, जो आम आदमी को 21 दिन में एक स्किन को डेवलप में लगता है, मुझे 2 या 3 दिन में ही हो जाता है। अच्छा, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति में ये डेवलप होने में 21 से 22 दिन का वक्त लेता है, लेकिन आप में ये 3 दिन में ही हावी हो गया। हाँ, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ओके। जी। ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसकी वजह से मेरा पूरा जो प्लानिंग था रिप्लेसमेंट का, वो पूरा था। तो पहले और ये वाला ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक करना पड़ता है, उसके बाद ही ऑपरेशन के इम्प्लांट ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। तो उसी के चक्कर में 1 साल, लगभग 1 से 1.5 साल चला गया। लेकिन ठीक होता है, फिर से वापस आ जाता है, ठीक होता है, फिर से वापस आ जाता है। तो मैं प्राइवेट एक डॉक्टर को दिखाया, और नारायणा हॉस्पिटल में, मेरे घर के 7-8 किलोमीटर दूर है। उसको दिखाने के बाद 2008 में दिखाने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला है, वो कम हुआ है। मैं फिर वापस हॉस्पिटल में गया, तो मुझे प्री ऑपरेशन कुछ एक डायग्नोसिस करना पड़ता है, जैसे हिप का एक्सरे करना पड़ता है। 100% ऑपरेशन के लिए 100% जूम एक्सरे करना पड़ता है रिप्लेसमेंट के लिए। तो मैंने जब 100% जूम एक्सरे किया मेरा पूरा दोनों हिप का, तो मुझे पता चला कि मेरा जो राइट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था वो डिसलोकेट हो गया। ओके। तो तुरंत तो डॉक्टर ने तुरंत एडमिट ले लिया। तो एडमिट लेने के बाद वो इमरजेंसी में एडमिट ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर ये ज्यादा दिन रहेगा तो इन्फेक्शन की चांसेस हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ट्रॉली में मुझे एडमिट ले लिया। उस 1 दिन बाद मुझे बेड मिला, तो बेड मुझे मिल गया। उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद मेरा रिडक्शन सर्जरी हुआ, जो शरीर की दम से थोड़ा खींच के रिडक्शन सर्जरी होता है। तो उन्होंने रिडक्शन सर्जरी किया, उसमें होने ही हुआ। तो डॉक्टर ने
फिर मीटिंग किया, मीटिंग के बाद तो मुझे बोला गया कि आपका ओपन रिडक्शन सर्जरी होगा। फिर उस जगह पे काटा गया, फिर से ओपन किया गया, फिर से सर्जरी हुआ। तो मेरा फीमर बोन थोड़ा फ्रैक्चर है, हियल लाइन फ्रैक्चर आ गया। तो उसको तार से थोड़ा जोड़ के फिर से वो इम्प्लांट सही जगह कर दिया बॉल को। लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर से वो डिसलोकेट हो गया। ओके। अभी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा एक ही बार और ऑपरेशन डिवीजन सर्जरी होगा, हम ट्राई करके देखेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कुछ नियम कानून होते हैं और कुछ हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह हम सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं, हम लोग जो रिक्विजिशन करते हैं वो नहीं मिलता है। तो हम ट्राई करके देखेंगे आपका सर्जरी, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता है सारे जीवन भर। ये पूरा यूनिट 1 एसएसकेएम का ऑर्थोपेडिक यूनिट का यूनिट 1 का डॉक्टर एचओडी सारा लगभग 10-15 डॉक्टर मिलके मेरे घर वाले, सारे घर वालों को बुला कर ये बोल दिया कि आपके बेटे का जो केस है ये करोड़ों में एक आता है। अच्छा। ये मेरी बात नहीं है, ये एसएसकेएम डॉक्टर की एचओडी के ऑर्थोपेडिक एचओडी का कहना है जी। इसका ऑपरेशन बहुत ही जटिल है, उसका क्रिटिकल ऑपरेशन है, लाख करोड़ों में एक आता है। हम ट्राई करके देखेंगे। लेकिन उन्होंने जो बताया मुझे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब देखिए, अब तुम जो इम्प्लांट चाह रहे हो तो हम तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट में जो होगा वही तो दे सकते हैं। क्योंकि मैंने प्राइवेट में दिखाया 2 डॉक्टर को, तो दोनों ही डॉक्टर ने एक कॉमन चीज बताया कि आपका ऑपरेशन का एंगल गलत है, और दूसरी बात आपका ये इम्प्लांट नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो सभी का हो सकता है ना, अगर टूट गया तो उसका भी। लेकिन हमारा कि हम जैसे एंक्लोसिस स्पॉन्डिलोलिसिस का पेशेंट का केस एक स्पेशल केस होता है, इसलिए एस्ट्रॉम हिप विथ डुअल मोबिलिटी हेड से करना पड़ता है, जिससे आपका वो डिसलोकेशन का चांस भी कम होता है। वो एआई, तो मैंने पूछा सर एस्ट्रॉम हिप कैसा है, तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रॉम हिप ऐसा है कि एआई टेक्नोलॉजी है, वो आपका अंदर वो खुद ब खुद देख लेगा कि कैसे वो एडजस्ट होता है या फिट होता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये हिप लगाया आपका, ये हिप अगर 19-20 होगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन एस्ट्रॉम विद वो डुअल मोबिलिटी डेल्टा अगर आपको लगाएगा, डॉक्टर ने लगाया होता तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, एक जो आपने बात बताई उसमें एक बड़ा अहम प्रश्न मतलब मन में आता है कि ये पूरी प्रक्रिया में क्या कोई मेडिकली चूक आप मानते हैं कि इसमें हुई थी, या इस तरह के केसेस आमतौर पर सर्जरी के बाद आते ही हैं? मैंने तो नहीं देखा किसी को। मेरे केस में तो मेरा केस बहुत ही स्पेशल केस है, क्योंकि इसको अलग से हैंडल करना चाहिए था, स्पेशल ये अलग से हैंडल करना चाहिए था, ये आम केस नहीं है। ये तो पहले डॉक्टर को पहले से ही वो अलग कर देना चाहिए। हाँ, ये सभी के क्योंकि हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस की वजह से नहीं होता है। मेरा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस है, बावजूद मेरा केस बहुत ही स्पेशल है। ये डॉक्टर की खुद बात है कि आपके बेटे का, मेरे पिताजी को बताया, आपके बेटे का केस करोड़ों में एक आता है, स्पेशल केस, बहुत ही क्रिटिकल केस है। तो मुंह से बताया कि क्रिटिकल केस है, लेकिन उन लोगों का भी हाथ पैर बांधा हुआ है। क्या करें, जो इम्प्लांट उनको मिलेगा वही तो लगाएगा ना, डॉक्टर को तो कुछ तो अपने पैसों से तो नहीं लगाएगा। तो बाहर के डॉक्टर मैंने जब दिखाया प्राइवेट में, तो उन्होंने मुझे कहा, पूरा डिटेल्स में बताया कि तुम्हें ऐसा इम्प्लांट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा केस स्पेशल है एज की वजह से। हाँ, तुम्हारा सिर्फ हिप का नहीं, दोनों नी का भी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें एस्ट्रॉम विद डुअल मोबिलिटी। ओके, तो मतलब तमाम चीजें हुई, बड़ा उतार चढ़ाव है आपकी कहानी में, ये चीज
मतलब महसूस होता है, क्योंकि एक समय तक जो आपकी स्थिति थी उससे मैं व्यक्तिगत रूप से तो परिचित हूँ, क्योंकि आपसे हाँ, मुलाकात भी हुई थी। लेकिन उसके बाद की स्थिति जो आप बता रहे हैं बड़ा हैरान करने वाला मुझे लग रहा है। तो ख़ैर अब ये बताइए कि ये जो तमाम चीज़ें आपने मैनेज की, ये कैसे हाँ। की? आर्थिक सहायता कहीं से मिली? किस तरीके की सहायता कहाँ से मिली? थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कई ऐसे हमारे एस वॉरियर्स हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो अपने उपचार के लिए एक तरीके से कहें तो आर्थिक लाचारी के कारण वो अपना उपचार नहीं करा पाते हैं और बहुत ही विकट स्थिति में फँस जाते हैं। तो ज़रा इस बारे में बताइए कि कहाँ से मदद मिली, आर्थिक मदद कहाँ से हो पाई? आपने कहीं से आर्थिक मदद ली या अपनी बदौलत ये सब करवाया? कैसे हुआ ये सब? पहले पहले बात तो ये है, मेरे पापा के पास थोड़ा कमाई का, जो उन्होंने कमाई किया इतने सालों, मेरे पापा की उम्र है 67 ईयर्स अभी। जी, जी, जी। लगभग 60 की उम्र में जो जो भी कमाया, थोड़ा थोड़ा करके जमाया था, वो मेरे पीछे ही सारा चला गया। जी। वो उसकी वो लगभग 5-7 साल की मैं पीछे आज आगे की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। और अभी तो जैसे फिनेंशियली मेरा सिचुएशन है, इसमें तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस को चलाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। हुँ, हुँ। इसीलिए थोड़ा जान पहचान का थोड़ा दोस्त है, कुछ वो कुछ मदद कर देते हैं, हुँ, उसी से चल रहा है। अगर वो लोग नहीं करते तो शायद मैं अभी जिंदा भी नहीं रहता। ओके। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये इस मामले में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मित्रों से आपको बहुत सहायता मिली है और जो बहुत नहीं, वो मेरा जो हर महीने थोड़ा दवाई का खर्चा और आने हुँ, जाने का थोड़ा चल जाता है। हुँ, हुँ। और दूसरी बात ये है, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो है वो गरीब के लिए नहीं है, वो पैसे वाले के लिए है। जी। वो पैसे वाले, वो पैसा वाला ट्रीटमेंट है। हुँ, 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 हुँ। तो विजय जी आपने जिस समय ये समस्या आपके साथ हुई थी और अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है समस्याओं के साथ, तो एक बहुत लंबा सफ़र है, मेरे ख्याल से ये 15-16 साल से ऊपर का सफ़र है। तो एक अनुभव भी होगा, आप आपने जिस उतार-चढ़ाव से आप गुज़रे हैं, काफ़ी अनुभव हो हुआ होगा आपको, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से किसी भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित युवाओं को? पहली बात तो मुझे पहला सिम्टम शुरू हुआ 1999 से मुझे, हुँ, हुँ। और अभी 2021 है, खत्म होने वाली है, लगभग 22 साल हो गया है मुझे। जी, जी, जी। मैं उसी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस से जूझ रहा हूँ। हुँ, इसी हुँ। की आशा से, अब मन में आशा है कि शायद कल कुछ होगा, शायद कल कुछ होगा, उसी आशा से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि उम्मीद मत छोड़ो। अरे उम्मीद तो कोई छोड़ने की चीज है, पकड़ रखने की चीज है। अब हुँ, उम्मीद छोड़ोगे तो जियोगे कैसे? जी, और दूसरी बात, सचिन तेंदुलकर को भी वर्ल्ड कप, इतना बढ़िया खिलाड़ी था, उसको भी वर्ल्ड कप पाने में 22 साल लग गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। अभी मुझे भी 21-22 साल चल रहा है, मैं भी उसी आशा में था जी, जी, जी। कि सचिन को अगर मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी पूरी उम्मीद आपने कायम रखी है, बड़ी बात है अपने आप में। विजय जी, एक आपसे आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, उसमें हाँ, जागरूकता की स्थिति आपको कैसी लगती है? कितनी ज़रूरत है जागरूकता की? कितनी ज़रूरत है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर सामाजिक रूप से गंभीरता की? कितनी ज़रूरत है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए ज़मीनी स्तर पे कुछ काम करने की? मतलब थोड़ा इसके बारे में बताइए, आपको क्या लगता है? कितनी गंभीरता चाहिए? गंभीरता से बहुत 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 चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर कैंसर भी होगा ना, वो सारा अटेंशन उसमें ही दे देता है, और हमारे जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को कोई देखता भी नहीं।
जी। वो तो आर्थराइटिस है, रिमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर में पड़ता है, स्पॉन्डिलाइसिस है, वो क्या है उसमें कोई किसी का नॉलेज भी नहीं है। मैं बाहर के लोग को उस पर छोड़ देता हूँ, जो पेशेंट है उसको भी, जैसे मुझे मुझे तो कोई नॉलेज भी नहीं था, और मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपका दोनों हिप खराब हो सकता है, दोनों नी खराब हो सकता है, आप मेरा पूरा स्पाइन पूरा फ्यूज हो, मेरा पूरा स्पाइन फ्यूज हो चुका है, पूरा स्पाइन आपका फ्यूज हो चुका है, ये किसी भी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। ये आप लोग है कि वो कैसे इंडिया का ग्रुप है जो कैंपेन अगेंस्ट एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस की प्रचार चला रहा है, वो बहुत 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 काम आ रहा है। ये अगर आपको पता चलेगा, आपको अगर दुश्मन की पता नहीं चलेगा तो आप लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस बात को आप भी मानते हैं कि अगर पहले से ही स्थितियों के बारे में जानकारी दी जाए, पहले से ही लोगों को अवेयर किया जाए कि आपको ये समस्याएं भविष्य में आ सकती है, तो काफी इससे निपटने में और इसको रोकने में बहुत मदद मिलेगी लोगों को। तो दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारा उद्देश्य जो है, एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में साझा करना चाहूंगा कि कास्ट इंडिया का उद्देश्य खास तौर पे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित उन लोगों को जागरूक करना है जो इस बीमारी से भी हाल फिलहाल में ही पीड़ित हुए हैं, उनको जानकारी मिली है, काफी दिन नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर हम पहले से ये चीज बता के रखेंगे, तमाम वीडियोस के जरिए उनको जो भी जानकारियां साझा होंगी, मुझे लगता है, और ये मुझे लगता है कि इससे उनको आगे सतर्क रहने में काफी आसानी होगी। तो जाते जाते मैं एक अपील आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसा एस वॉरियर हो जो काफी परेशानी में हो, या फिर लंबे समय से विजय, या अभी जो पिछले वीडियो में हमारे साथ सचिन आए थे उनकी स्थिति में हो, तो आप नीचे दिए गए जो हमारी मेल एड्रेस है उस पे जरूर लिख सकते हैं। अपने मेल के साथ अपना एक नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपको संपर्क कर सके, या फिर किसी ऐसे एएस वॉरियर को लगता है कि वो हमारे कार्यक्रम में आना चाहते हैं या आकर लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद कर सकते हैं, तो ऐसे एएस वॉरियर्स का हम स्वागत करेंगे। वो भी हमें नीचे दिए गए मेल पे संपर्क कर सकते हैं, और उसमें अपना मोबाइल जरूर और अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। तो आशा करता हूं कि जो विजय भौमिक ने अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर की है आपसे, अपने बारे में जो बताया है, उससे आप लोगों को अवेयर होने में काफी मदद मिलेगी। फिर से एक नया एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।